सबसे पहले जब मैं वाराणसी पहुंच गया और बस गया, तो मेरे सबसे पहले दोस्त ये मुसलमान दोस्त थे रेवड़ी तालाब में। या अच्छा। हाँ, और ये सिराज, ये मेरा बहुत महबूबा दोस्त है। हमेशा हम मिलते रहते हैं अभी 17 साल के बाद। वेरी नाइस। और मुझे बहुत मदद दिया क्योंकि उसी समय हम दलमोंदी गए ये मेरी दाढ़ी खरीदने के लिए, मेरा दास खरीदने के लिए। अच्छा। उसी समय मुझे कुछ नहीं मालूम, मतलब कि कहाँ ये घास मिलेगा, कहाँ दरी मिलेगा, तो मुझे बहुत मदद दिया है। और मैंने सोचा कि क्योंकि जब मैं वाराणसी में आया हूँ तो मेरी इरादा कि संस्कृत में पढ़ूंगा और कि पंडित के साथ कोई संबंध बनाऊंगा। लेकिन अगर सिर्फ पंडित के साथ मैं रहता हूँ तो ऐसा खराब होगा, क्योंकि ये असली वाराणसी न केवल पंडित, ये भी मुसलमान, ये भी मुस्लिम, ये भी जैन। और हम लोग कैथोलिक, हम पुल बनाते हैं। पुल बनाते हैं, सेतु। हमको मालूम है कि इस बहुत खूबसूरत गंगा यमुना तहसीब चलता है वाराणसी में, लेकिन कोई तनाव भी है। हाँ। और हमारे मजहब, हमारे परंपरा के बीच में कोई पुल बनाने की जरूरत है। हाँ, नफरतें वहीं पनपती हैं जहाँ प्यार होता है। तो बेसिक फंडा ये है कि जिनको हम बहुत प्यार करते हैं उन्हीं से झगड़ा भी करते हैं। तो कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट है बनारस के अंदर। तो अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो ओवरऑल जो आपने हमारे सोसाइटी का जो सोशल स्ट्रक्चर और जो हमारा सोशल फैब्रिक है बनारस का और इंडिया का, उसमें मुसलमानों का फ्यूचर आप कैसे देखते हैं? ओके, तो सबसे पहले, क्योंकि ये आपका सवाल है, मैं ये मुसलमान कैसे मैं देखता हूँ अभी। हाँ। ऐसा है कि जब मैं फ्रांस में रहता था, यो मेरे बचपन में, वहाँ फ्रांस में बहुत मुसलमान लोग रहते हैं। अच्छा। लेकिन उसी समय मुसलमान लोगों से मिलने मौका नहीं मिला है और इंटरेक्शन और डायलॉग नहीं हुआ है। ये बहुत शर्म की बात है कि मैं पादरी बन गया, कैथोलिक प्रीस्ट बन गया और कोई जानकारी नहीं हुआ इस्लाम धर्म के बारे में। ये है जब मैं वाराणसी पहुंच गया तो संस्कृत में पढ़ा और बहुत समय देता हूँ, ये पंडित के साथ में बैठता हूँ। लेकिन ये मेरे मुसलमान दोस्तों के बारे में थोड़ा ये जानकारी मिला है जी। मुझे अरबिक और फारसी नहीं आती है, लेकिन मतलब कि आपका त्योहार क्या है, रमजान कैसे जीते हैं। और ऐसा है कि मैंने पता चला, क्योंकि हमारा इस्लाम मजहब और क्रिश्चियन रिलीजन हम चचेरा भाई है। क्योंकि हमारा परंपरा मतलब कि इतना पैगंबर है, मूसा, इब्राहिम, मूसा, दाऊद, जीसस। So हम चचेरा भाई की तरह है। We are like cousins. We are like cousins. And I discovered that in Varanasi, you know. ये वाराणसी में मैं समझ गया, इतना नजदीक है। अलग कोई डिफरेंस तो है, लेकिन एक विरासत एक ही है। साझा विरासत और साझा संस्कृति, प्लूरलिज्म, हेरिटेज, you know, मतलब कि हम इब्राहिम के संतान है, इब्राहिम के संतान है। मैं ऐसा हमेशा मैं बहुत प्रभावित हूँ जब मैं मस्जिद जाता हूँ, यो नमाज के समय आपको देखता हूँ ये पंख में, आप ऑर्डर में ऐसा। अभी मैं आपको मस्जिद लेके गया मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए, तो आपने वहाँ देखा, तो आपका क्या इंप्रेशन है? व्हाट इंप्रेशन यू हैव रिसीव्ड ऑन आवर दैट रिलीजियस गैदरिंग परफॉर्मिंग नमाज? फेस क्या बोलते हैं? यकीन, ये बड़ा यकीन और डिसिप्लिन, ऑर्डर। संस्कृत में अनुशासन, ये उर्दू में पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन ये है। और आपका जवान में हमेशा आपका जवान बहुत डिसिप्लिन है। जवान शरीफ लोग है। एक चुनौती में देखता हूँ ये वाराणसी में, जब मैं रेवड़ी तालाब जाता हूँ, वहाँ जुलाहा लोग है, सारी बनाते हैं, लेकिन अंसारी कम्युनिटी सबसे बड़ा चुनौती है ये एजुकेशन। क्योंकि बहुत जवान से ये स्कूल छोड़ देते हैं, ये सारी बुंकर बुंकर करते हैं, मतलब कि अच्छा दृष्टि की जरूरत है। तो जब 14-15 साल तो स्कूल छोड़ देते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो
प्रोफेशन वाइज उन्होंने वीविंग जो चुना है और बाई जनरेशन और ट्रेडिशन वो चीज उन्होंने अडॉप्ट एडमायर किया है, तो क्या हम अगर उसकी अपनी सोसाइटी को और ज़्यादा एजुकेट कर पाएँ और वो इंटरनेशनल मार्केट से या इंटरनेशनल मार्केट रिसर्च से कोलैबोरेट कर पाए, तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि फिर जो आपकी जिम्मेदारी है, मतलब कि यही मुसलमान समाज की जिम्मेदारी है कि ये सब मुसलमान अच्छी एजुकेशन मिलेगा उनको, सब एजुकेशन फॉर बीइंग अ नाइस ह्यूमन बीइंग एंड आफ्टर ऑल टू गेट, मतलब कि इस जीवन टू एम्ब्रेस द कल्चर, इस आधुनिक जीवन में ये ऐसा ताकत है, एजुकेशन ताकत है। और मैं देखता हूँ अभी ये 17 साल से ये वीविंग हैंडलूम पूरा बिगाड़ गया। Now it is transforming into motorized handloom. It is not power loom. It is called power loom, but factually it is motorized handloom. Power loom is another thing, but in general हमारी सोसाइटी में लोग उसको पावर लूम कहते हैं। बस वो हैंडलूम का ही एक डेवलप्ड फॉर्म है मोटराइज्ड हैंडलूम, क्योंकि पावर लूम जो है उसमें जो फैब्रिक वगैरह बनते हैं वो बहुत फास्ट प्रोडक्शन है, और जिसमें रैपियर वगैरह की मशीनें बहुत सारी चाइना से और दूसरे कंट्रीज से, यूरोपियन कंट्रीज से इंपोर्ट की जा रही हैं। तो ये आप सही कह रहे हैं कि उसमें कुछ हमारे साथ दिक्कतें हैं, कुछ सामाजिक दिक्कतें हैं, कुछ राजनीतिक दिक्कतें हैं, कुछ माली दिक्कतें हैं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि स्ट्रगल करें, सरकार से कुछ डिमांड करें, बिजली के ताल्लुक से भी हमारी कुछ स्ट्राइक्स वगैरह और कुछ डिमांड्स बराबर जारी हैं, उसमें कोशिश भी चल रही है। तो इन जनरल जो बनारस का जो बुनकारी का जो पेशा है, प्रोफेशन है, वीविंग प्रोफेशन है, वीवर्स हैं, तो उनको आप कैसा देखते हैं? जो यहाँ से बहुत सारी बड़ी तादाद में लोग यहाँ से माइग्रेट मशहूर है, मतलब कि बनारसी साड़ी बहुत मशहूर है, लेकिन मतलब कि भविष्य में कौन कौन ये साड़ी बहुत कीमती है, ये हैंडलूम यस, कौन कौन खरीदेगा मतलब कि भविष्य में? क्योंकि अभी मतलब कि आधुनिक शहर में बेंगलोर, जब मैं बेंगलोर जाते हैं, मतलब कि ये बेंगलोर में ऐसे कुर्ता पायजामा कोई नहीं पहनते हुए। तो इसमें एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सिर्फ साड़ी तक ही सीमित नहीं है, कोई डाइवर्सिफिकेशन की लॉट्स ऑफ फैशन फैब्रिक्स आर going to be produced, lots of fashion fabrics और fashion apparels, cushion covers, daily life और furnishing cloth, बहुत स्कोप है इसके अंदर। और मैं देखता हूँ कि अभी ये हमारा बॉलीवुड स्टार जैसे करीना कपूर, जैसे दीपिका पादुकोण, ये एक आदमी सब्यासाची नो क्या बंगाल से, सब्यासाची फैशन डिजाइनर, लेकिन ये पारंपरिक चीज का इस्तेमाल करते हैं, तो उनके साथ मतलब कि कोई संबंध की जरूरत है, या वो उसी तरह आपकी पारंपरिक आपकी ये परंपरा हमेशा चलेगा। तो ये एक चुनौती है। मैं एक और चुनौती में देखता हूँ, ये मुसलमान लोगों का चुनौती वाराणसी में, कैसे बोलते हैं ये हिंदी, अभी थोड़ा इंग्लिश में you can और अनुवाद कीजिए। ये चुनौती, you have to be very proud of your culture. Yes. You have to know your culture. मतलब फादर ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारी संस्कृति है, हमारी तहजीब और सकाफत है, उस पर हमें फख्र और नाज करना चाहिए, गर्व करना चाहिए। So you have to know the story of what ये इतिहास, मतलब कि ये इस्लाम का भारतीय संस्कृति में इस्लाम का योगदान क्या है, इतिहास क्या है, to know the story of all those great kings, great poets। बहुत बड़ी बात आपने कही, मतलब हमें उर्दू you have to, ये बचाने के लिए ये इतने बहुत बड़ी बात कही है कि यानी हमें जो है अपनी तहजीब की हिफाजत करने की जिम्मेदारी आप सौंप रहे हैं, एक तरीके से हमें भूला हुआ सबक याद दिला रहे हैं, ताकि हम उस पर गौरवान्वित हो सकें और फख्र कर सकें कि हमारी एक साझा विरासत है और बहुत कुशादा वो है, उसके अंदर दुनिया की तमाम सोसाइटी और मज़ाहिब को एम्ब्रेस करने की सलाहियत मौजूद है, सबको गले लगाने की सलाहियत मौजूद है, इंडियन कल्चर में भी और इस्लामिक कल्चर में भी। तो बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। जैसे कि मैं अभी एक साल से मैं बहुत किताब देखता हूँ, ये मुगल शासन के बारे में, मुगल तहजीब के बारे में, ये समझने के लिए, और हमेशा ये मेरा डिजायर है, सपना है कि मैं और उर्दू एक्सप्लोर करूंगा, ये गालिब और ये मीर तकीमीर
उर्दू में अल्लामा इकबाल समझने के लिए, क्योंकि अनुवाद हमेशा अनुवाद ठीक है, लेकिन बहुत चीज many things are lost in translation, तो ये उर्दू की जरूरत है। फादर बहुत अच्छा लगा मिलके, हमसे बात करने के लिए और इतनी खूबसूरत बातों को हमसे साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।